स्टार्ट करें। सब चीज़ ओके है? इस टाइमिंग चेक कर ली। ओके चलिए। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। हम परिचय कर रहे हैं आपसे यूपीएससी के पीवाईक्यू। जी हाँ, आपने सही सुना, यूपीएससी के पीवाईक्यू, और वो भी 2015 से 2024 तक के। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमने अब तक आपको 2015, 16, 17 और 18 का जो पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। लगभग 1 सवा घंटे की वो क्लास है और ये उसकी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है स्टूडेंट्स, जिसमें हम 50 से 100 क्वेश्चनों की आपसे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक। लेकिन मैं इतना कहना चाहता, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और क्लास को बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगती है, कैसा नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, और ये ताकत आप कम ना होने दें स्टूडेंट्स। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ये आपका है सर, आप ही के लिए बनाया गया है। इसमें ना केवल यूपीएससी के आपको पीवाईक्यू मिल रहे हैं, बल्कि यूपीपीसीएस के 2018 से 2023 तक के हमने पीवाईक्यू आपको पहले ही अपलोड करा दिए हैं। इन सब के अलावा करंट अफेयर बेस, जी हाँ, करंट अफेयर प्लस आप देखोगे 500 क्वेश्चन, ठीक है, हम लेकर के आ रहे हैं। इसकी पहली वीडियो आपको उपलब्ध करा दी गई है, पहली क्लास, जिसमें 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसी पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और भी बहुत कुछ दे रहा है आपको, और भी बहुत कुछ मिल रहा है। हिस्ट्री के टॉपिक बाई पीवाईक्यू, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, साइंस एंड टेक के, सब के आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन था आपका जो 50वां क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम लेते हैं सर। क्या क्वेश्चन था? थोड़ा सा मैं इसको फास्ट वे में कर लेता हूँ ताकि आपको 50 क्वेश्चन तक लेके चलो। तो क्वेश्चन नंबर 50, क्या क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन नंबर 50। आई होप हम 50 तक पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर था 50। आइए सर, मैं इस वीडियो को और ज़्यादा मतलब सॉरी इस पीडीएफ को और ज़्यादा, पीडीएफ नहीं है सर, पेपर है, क्योंकि मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से लिया है, तो मैं और ज़्यादा इसको जूम नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो वीडियो उससे आप देखोगे उसकी डायरेक्शन क्या है, गलत हो जाती है, मतलब उसकी जो लेंथ है ये स्क्रीन की, थोड़ा सा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50 को जरा आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? मतलब इनका कहने का यह है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, उच्च बचत है। मान लीजिए उच्च बचत आपकी क्या है, हाईएस्ट सेविंग आपकी हो रही है, आपको आपने आपसे देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपकी हाईएस्ट सेविंग हो रही है, फिर भी आपकी क्या है, पूंजी निर्माण नहीं हो पा रही है। आप बचत करने के पश्चात भी आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, एसेट अपनी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ऑप्शन नंबर ए, कमजोर प्रशासन तंत्र, एक पार्ट हो सकता है लेकिन मूल कारण नहीं होगा। ठीक है, ये मूल कारण नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है निरक्षरता, तीसरा है उच्च जनसंख्या घनत्व, चौथा है मतलब डी है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। यस सर, यहाँ पर है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ये ही इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब आप किसी पूंजी का उत्पादन करते हैं तो आपको किसी, मान लीजिए आप कोई उत्पाद, आप प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं सर, क्या बना रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी जो लागत है, जो आपकी कॉस्ट है, वो हाई हो जाती है। तो क्या आप बचा सकते हैं? क्या आप एसिड तैयार कर सकते हैं? जी नहीं, आपके पास 100 रुपये या 200 की वस्तु कैसे बनाए पाएंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका कारण यही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लासेस से आपको एक और फायदा होगा, आपको यूपीएससी का पेपर तो आपकी निगाहों से जाएगा ही आगे से होकर के आपको दिखेगा, एक ट्रेंड एनालिसिस भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ ये भी मिलेगा कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करते हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, कौन से एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, डैश डैश डैश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किया गया या किए गए हैं? दो स्टेटमेंट है और पूछ रहा है आपसे सही। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पहला कहता है कि संथाल परगना नामक क्षेत्रों का सर्जन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था।
अब आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और नहीं दो। इसका जो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। आप देखोगे दोनों ही बातें क्या है इसमें ठीक हो जाती हैं कि जो संतालों की भूमि थी अगर उसको कोई खरीदता है तो गैर कानूनी था, ठीक है। दूसरी बात, गैर संथाली भूमि खरीदोगे तो गैर कानूनी हो जाएगा, और परगना नामक क्षेत्र का सर्जन किया गया था, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 52, 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री से, औपनिवेशिक शासन काल से। देखिए ऑप्शन नंबर ए है भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई थी। नहीं सर, भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प जो था वो बिल्कुल खाई में चला गया था, बिल्कुल पश्चिम चला गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर पहला तो गलत है। बी है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। भाई 0/सन्ना था, जितने भी एमएसएमई सेक्टर थे, छोटे बड़े उद्योग थे, कारखाने थे, सब बंद हो गए थे। सी है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, और डी है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारतीय कृषि का इन्होंने वाणिज्यीकरण किया था। हम परंपरागत कृषि करते थे, ट्रेडिशनल, आप देखोगे कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पर होता था, परंतु इनको नील की ज़रूरत थी, इनको शोरे की ज़रूरत थी, इनको जूट कपास की अधिक ज़रूरत थी, हम करते थे। इनको मिर्च की हम उत्पाद करते थे, लेकिन आज ज़रूरत थी, इन्होंने लाल मिर्च हमारे यहाँ पर लगवा दिया। इन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन भारतीय किसानों पर थोपा। नकदी फसलों का उत्पादन, आप देखोगे तंबाकू इत्यादि का उत्पादन इन्होंने करवाना यहाँ से शुरू कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब हमें खाद्यान्न की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, उस समय हमें इन्होंने क्या कर दिया, नकदी फसलों का उत्पादन भारतीय किसानों को दिया। अगला क्वेश्चन है 53वां। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ऑप्शन नंबर ए कहता है उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। आप देखोगे राज्य में आपातकाल की बात करता है, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस रूल के रूप में भी जाना जाता है, इमरजेंसी कहते हैं। क्लियर, चलिए दूसरा है, बी है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या फिर उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजित होंगी। सी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 लंबित हो जाता है। डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। अगर आप बात कर लें इसका आंसर जो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप देखोगे बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब वहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन लगा दिया जाता है तो उस राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियाँ हैं वो संसद या फिर उसके प्राधिकार के क्षेत्र के अधीन आ जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर पूर्णतः रूप से आप देखोगे कार्यपालिकाएं शक्ति जो होती हैं, याद समझना, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर तो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। अब राष्ट्रपति चाहे तो वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं उनसे भी काम करवा सकता है, ठीक है, गवर्नर से भी काम करवा सकता है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव पावर होती हैं वो लेजिस्लेटिव पावर आपकी पार्लियामेंट के अधीन चली जाती हैं और पार्लियामेंट इस पर कानून बनाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। किस पर विचार करवा रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आपसे ये पूछ रहा है। और ये कह रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट एक में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, आप देखोगे कुछ सूची, ठीक है, सुमेलित आपसे पूछा है कि आपको इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, कौन सा सही है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। पहला, पुतुक्कुली सोल तमिलनाडु, सुजनई कढ़ाई महाराष्ट्र, उपाड्डा जामदनी साड़ी कर्नाटक। कौन सा सही है, केवल एक ठीक है, बी एक और दो मिलान ठीक है, सी केवल तीन ठीक है, डी ए और मतलब दो और तीन है। तो इसमें करेक्ट आंसर है, आप देखोगे एक, जो आपकी पुथुक्कुली सोल है ये आपका तमिलनाडु है, परंतु महोदय सुजनई कढ़ाई और उसके साथ साथ उपांडा जो आपकी जामदानी साड़ी है ये महाराष्ट्र कर्नाटक में, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे पहला वाला क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। जीपीएस तकनीकी का उपयोग
निम्नलिखित में से आप किस में कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं, और किस किस क्षेत्रों में जीपीएस जो आपका सर्विसेज का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, और सही आपसे प्रश्न पूछा है। स्टेटमेंट पहला है मोबाइल फ़ोन प्रचलन में, दूसरा है बैंकिंग प्रचलन में, तीसरा है पावर ग्रिड को नियंत्रित करने में। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल एक, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इतना ही नहीं, केवल इसमें ही नहीं, अन्य जगह भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के प्रचलन में हम करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर यूज होता है। इंटरनेट के में हम कुछ यूज कर सकते हैं ना सर, इसका कहाँ पर क्या कंटेंट देखा जाता है। आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा, ट्रेड एनालिसिस आप डालिएगा, उस पर देखिएगा गूगल पे जाकर, तो आपको दिखाएगा कि ट्रेड एनालिसिस यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। स्टूडेंट्स किसी दिन मैं आपसे चर्चा करूँगा इन सभी विषयों पर। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक और मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि जो साइंस और टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादातर जो है स्टेटमेंट सभी सही होते हैं, ज़्यादातर बता रहा हूँ। ठीक है, 95% आप देखोगे इसके स्टेटमेंट सभी सही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 56 क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी स्टूडेंट्स, कोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है आपसे, देखो इसको पढ़ने के पश्चात इसको देखिएगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। स्टेटमेंट 3 है। पहला है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु राज्य की सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार कोषपत्र ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है और राज्य सरकार कोई कोषपत्र जारी नहीं कर सकती। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, कोषपत्र ऑफर अपने सममूल्य बट्टे पर ही जारी किए जाते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी कह रहा है आपका केवल 3, सी कहता है केवल 2 और 3, डी कहता है आपका 1, 2 और 3। तो आप देखोगे इसमें जो पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें, किसकी सर, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियां या प्रबंधन आप देखोगे प्रयोजन करता है, किंतु राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति का नहीं करता। ये गलत है। क्यों, क्योंकि हाँ ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि देखो ये वैसे स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसमें कुछ बात सत्य है। पहला वाला, भारत जो सरकार है वो जीसैक जारी करता है, परंतु जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, तो ये जीसैक आप देखोगे जीसैक जारी नहीं करती है। पहली बात, ये क्या करती है, ये आप देखोगे स्टेट डेवलपमेंट्स जो सिक्योरिटी है वो जारी करती है। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट सिक्योरिटी ये जारी करती है, डेवलपमेंट के लिए पैसा ये उठाती है, परंतु सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऐसा नहीं करती। और जो स्टेट डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जारी करती है प्रतिभूति, तो इसमें आप देखोगे जो आरबीआई है वो उसकी कर्ताधर्ता होती है, वो उसके नियंत्रण में काम करती है, और ये इसको खरीद भी लेती है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। और जैसे ही पहला गलत हो गया तो डी आंसर नहीं होगा और ए आंसर नहीं होगा। ये दोनों बातें ठीक हैं, 1 और 3 ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। ठीक है, एलिमेंट मेथड लग रहा है। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही है या है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। कि ये बात आपकी ठीक है कि सर ऐसा हुआ है क्या। ठीक है, तो ये बात क्या है आप देखोगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि जब पृथ्वी, समझना, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना, जब पृथ्वी 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। क्या आपको लगता है जब 4,000 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी तो आप देखोगे ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा थे, और ज्वालामुखी में आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उस समय ऑक्सीजन इतना नहीं था सर, आज भी नहीं है। आज भी आप देखोगे 21% आप देखोगे स्थल पर है और लगभग 22% आप देखोगे ओशियन में है। तो ये तो आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, और जहाँ 2 गलत हो गया, आंसर इसमें डी नहीं होगा, आंसर इसमें बी नहीं होगा, या तो होगा फिर आपका पहला या होगा सी। तीसरा स्टेटमेंट है, जब जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के
आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। बिल्कुल सही बात है। जब जीवित जीव पैदा हुए थे तो उन्होंने वास्तव में आप देखोगे क्या कर दिया था, पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया था। आज का मानव भी तो पृथ्वी के वायुमंडल को बदल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम आप देखोगे O2 को अधिक से अधिक कम कर रहे हैं और आप देखोगे CO2 को इस टेम्परेचर में आप देखोगे वायुमंडल में इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? हम क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। आज लगभग 19 मिलियन से भी 9 मिलियन से सॉरी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, लगभग 9.5-10 के मिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। उसके साथ साथ आप देखोगे हम वनों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे आप CO2 बढ़ रहा है तो वायुमंडल परिवर्तित हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की अफवाहें आपको देखने के लिए मिली, आपदाएं आ रही हैं, ठीक है। तो शीश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 58वां। 58वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। ये पूछा है कि बर्नाकाइट्स जिसको बोलते हैं पैडिया और इंटरव्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था या है, ठीक है। ये पूछा है आपसे बन्नाक्राई, पेटिया और टर्वन विलू पद, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो इसको जरा देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सोप्लेनेट, बी है प्रचंड मुद्रा क्रिप्टो करेंसी, सी है साइबर आक्रमण और डी है लघु उपग्रह। अब ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सर उस समय आप देखोगे एक मेलवेयर अटैक था। ये क्या था, एक मेलवेयर अटैक था और एक साइबर कहीं ना कहीं आक्रमण था जिसको साइबर आक्रमण के नाम से जाना जाता है, जिसको साइबर अटैक के नाम से जाना जाता है। इट्स क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 59। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मोटा ताजी तगड़ा क्वेश्चन है। आइए इस मोटे ताजी तगड़े क्वेश्चन को ले लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, देखिएगा सर। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट आपको चुनना है जिससे जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो कृषि है उसका संरक्षण हो, उसकी सेफ्टी हो, उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। और कृषि में केवल आप फसल के उत्पादन की बात नहीं करते हैं, उसमें पूरे एनवायरनमेंट को बात करते हैं, उसके जहाँ पर उसको बीज को बोया जा रहा है, आप लैंड की भी बात करते हैं, सोइल की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर वाटर, बहुत सारी चीज़ें उसमें अपने आप में है। तो आइए कौन कौन सा देख लेते हैं स्टेटमेंट। पहला है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार करना। परिहार का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। न्यूनतम जोत को अपनाना, ये बात ठीक है। जब आप कम जोत अपनाओगे तो आप देखोगे इरिगेशन कम करोगे, और इरिगेशन कम करोगे तो उससे पानी का क्या होगा, आप पानी को बचाओगे, पानी की बचत करोगे, ठीक है, ये बात ठीक है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, परिहार मतलब होता है कि छोड़ देना। तो पहला वाला बात भी ठीक है, एक धान्य किसी को अपना अपना एग्रीकल्चर पैटर्न को परिवर्तित करें, डाइवर्सिटी लेकर के आए, दो ठीक है। तीसरा वाला बागवानी फसलों का परिहार करना, ऐसा नहीं है बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए बट परिहार नहीं करना चाहिए। चौथा है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग करना, ये भी ठीक है कि फसल अपशिष्ट को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। पांचवा है स्थानिक एवं कलिक फसल जिसको अनुक्रमक फसल या आवर्तनों को अपनाना, ठीक है। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बोल रहे हैं कलिक फसल या फिर अनुक्रमण या फिर फसल आवर्तनों को अपनाना। आइए अब मैं स्टेटमेंट का आप देखिए इसके आधार पर आंसर निकालेंगे कैसे, जरा समझते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए रखिए, ठीक है। सही उत्तर आपसे पूछा है तो पहला वाला क्या था, पहला वाला इसमें क्या हो जाता था आपका गलत था, ठीक है। कि आप जो आप देखोगे एक धान्य है उसकी आप परिहार मतलब होता है उसको त्याग देना, लेकिन अब कर देखना प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो इसमें दूसरा ठीक है, न्यूनतम जोत को अपनाओगे तो दो जहाँ है वो तो सी होगा, तो इसमें नहीं है, दो इनमें है, एक जहाँ वो गलत हो जाएगा तो ये गलत हो गया। वहीं अगर हम देखें तीसरा बागवानी फसलों का परिहार करना, सर नहीं, बागवानी फसलों को बढ़ावा देती है सरकार और इस पर आपको सब्सिडी भी मिलती है, तो आप देखोगे तीसरा गलत हो गया। अब बचा कौन सा, सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला वाला क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिवार, जो एक धान्य का मतलब, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इन्होंने आई होप देखिए क्या लिखा है, एक सेकंड रुकिएगा, आगे है वो क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पर है, यहाँ पे मिलेगा अवॉइड द मोनोकल्चरल पेस्टिसाइड, ठीक है, और यहाँ पर है अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स। क्या ऐसा करोगे आप?
प्लांटिंग जो आपकी क्रॉप्स है उसका आप करोगे नहीं ना, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और बड़ा क्वेश्चन है सर, बड़े बड़े इसमें देती हैं आपको एग्जाम्पल, उदाहरण दे के रखें। आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, छठा व्यापक जिसमें विलोपन या फिर छठा विलोप, यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ या समाचारों में प्राय उल्लेखित है। छठा विलोपन का मतलब है कि सर आप देखोगे जब पृथ्वी पर एक महाविस्फोट होगा या पृथ्वी पे विलोपन होगी, जो आज की जीव जंतु दिख रहे हैं इनका विनाश हो जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, महाअल्प की बात कर रहे हैं, कल्प की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है ए में, विश्व के बहुत सारे भागों में कृषि में व्यापक रूप से एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्य कृषि के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छे देशी परितंत्र की हानि। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहे हैं बी में, आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंडों की संभावित टक्कर का भय, जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ और उसके कारण डायनासोर की जाति समेत अनेक जातियां व्यापक रूप से विलुप्त हो गई थी। कितना बताया है? 65 मिलियन। तो ये गलत है। सी है, विश्व के अनेक भागों में आनुवंशिक रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप से खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण अच्छे देशी फसलों और पादपों का विलोप हो जाता है और अच्छा खाद्य जैव विविधता की हानि हो जाती है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सी भी गलत है। डी की तरफ चलते हैं। डी है आपका, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण। ये बात एकदम सही है अभी तक, क्योंकि माना जा रहा है कि आपके जो महाकल्प होगा, महाअल्प जो होगा, विलोपन होगा, वो मानव इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार होगा, सर्वाधिक जिम्मेदार होगा। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का समविभाजन या फिर नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, और इसीलिए चर्चाओं में रहता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मतलब 61वां क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। 61वां क्वेश्चन ये साइंस एंड टेक से पूछा है। किससे? स्पेस साइंस से पूछा है। किससे पूछा है? स्पेस साइंस से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बताएंगे आपको स्पेस साइंस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्राणी, इसको बोलते हैं IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही है। ठीक है, सही आपसे पूछे हैं, 3 स्टेटमेंट है। पहला, IRNSS के तुल्यकालिक मतलब जियो स्टेशनरी कक्षांशों में 3 उपग्रह हैं और बहुतुल्य जिसको जियो संकृष्ट कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। बी में कह रहे हैं, दूसरे में मतलब दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सर अगर आप देखोगे IRNS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर है। सर 5500 नहीं, 5500 नहीं है महोदय, ऐसी कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि इतनी होगी या फिर इतनी नहीं होगी, ऐसा कोई इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि जब UPSC में मान लीजिए कोई आपको नंबर दे देना तो अलर्ट हो जाइएगा, वो घंटी बज चुकी है खतरे की, तो ये आपका गलत है। लगभग भारत के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, लगभग 5000 है, 55 नहीं। तीसरा स्टेटमेंट है कि 2019 के मध्य तक भारत की संपूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। क्या है यहाँ पर, एक देखिएगा, पूर्ण वैश्विक व्याप्ति। अब देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ठीक है, अब जहाँ 2 है उसको आप खत्म कर दीजिएगा, तो 2 सी में है और आपका बी में है, बचा 1। अब देखो तीसरा तो सही नहीं है, क्योंकि तीसरा आपका सही नहीं है, और इसलिए पहली वाली बात क्या है, ठीक है, और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तीसरा वाला वैसे ये गलत है, क्योंकि पूर्ण वैश्विक की बात कर रहा है, और 2019 आज तक नहीं कर सके, आज भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 62वां, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें 3 स्टेटमेंट देके रखे और नीचे देखो, उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का यह भविष्य कथन कौन सा या से हैं या हैं, जिनकी या जिनकी जिसकी या जिनकी प्राय समाचार माध्यमों में विवेचना होती है। आइए देखते हैं।
प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। क्या उन्होंने इस बात को कहा था कि प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है? जी हाँ, उनका ये मानना था और उन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया था, सापेक्षवादी सिद्धांत। उन्होंने कहा प्रकाश गुरुत्व के द्वारा प्रभावित होता है, 100% होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ब्रह्मांड जो है, ये जो गैलेक्सी हमारी ये एक्सपैंड हो रही है, लगातार फैल रही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पदार्थ अपने चारों ओर के आप देखोगे दिक्काल को विकुंचित, क्या है, विकुंचित वार्प करता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है। अब इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए लेके चलते हैं आपको 63वां। भाई 2018 का पेपर हुआ था, इसमें अगर स्टेटमेंट आप देखोगे, क्योंकि बड़ा लेंथी क्वेश्चन पेपर बनाया था, पेपर हार्ड अपने हिसाब से वो रखता है। हमेशा समझ लेना, कभी भी ध्यान में रखना, यूपीएससी का पेपर इजी नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। कोई आपका कितना ही पागल बना ले कि इजी पेपर था, कोई स्टूडेंट्स बोले, एस्पिरेंट्स कोई भी बोले, तो इजी नहीं होता है सर। उस समय के टाइम के अनुसार वो हार्ड ही बनाता है। आपको लगता है कि आपने अगर 2 साल तैयारी कर ली और 15 का पेपर उठा लिया, 14 का, 16 का, 18 का, 20 का, तो आपको लग रहा है इतना ईजी पूछा। और 1-2 क्वेश्चन जब ईजी पूछ लेता है ना आपसे, जैसे मूल अधिकार से, तो उसको टीचर बहुत ज़्यादा हवा बना देते हैं। तो ध्यान रखना, वो 25 क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, परंतु फाइट तो आगे है ना आपकी, तो इसको ध्यान में रखना है। लेकिन मेरा डायरेक्शन आपको है, मैं आपको सत्य बताऊंगा। सत्य हमेशा कड़वा होता है सॉरी। आइए समय न गवाते हुए 63वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम सरसों के संदर्भ में ये चर्चाओं में रहा था। तो मैं कहूँगा आपको, इसको प्रेफर करूँगा कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लग रहा है यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, जो आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों है, जीएम मस्टर्ड जिसको कहते हैं, चर्चाओं में रही है, सरसों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी क्या पूछा, सही पूछा है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो कि पादप को अनेक किस्मों के पिंडकों के विरोध, आप देखोगे, पिंडक प्रतिरोधी का गुण देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में अपने परागण और आप देख लोगे संकरण को सुकर बनाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। बस पकड़ा गया चोर। ये पंजाब के द्वारा नहीं किया गया था, ये दिल्ली के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली के द्वारा किया गया था। और इसीलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है। अब आंसर है आपको सही। तीसरा देखिएगा कहाँ कहाँ पे, आपका डी में तीसरा है, ए में तीसरा है, बी, सी में तीसरा, लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो जीएम मस्टर्ड है, ये आप देखोगे जीन होते हैं और पादप में पर परागण पर संकरण को सुकर बनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मृदा में जीवाणु जीन होते हैं और पादपों के अनेक किस्मों के पिंडकों के विरोध, आप देखो, पिंडक प्रतिरोधी गुण। इसमें पिंडक प्रतिरोधी गुण नहीं होता है मोटे, ठीक है। इस पर भी मेलवेयर हमला हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें आप देखोगे केवल 2 ठीक है, मतलब 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर है 64, मतलब 64वां क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब पूछा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित है, ठीक है। देखिए, कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द हैं और संदर्भ विषय है। पहला स्टेटमेंट है कि बेल 2 प्रयोग होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दूसरे में कह रहे हैं ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल या फिर क्रिप्टो करेंसी। कैस्पियर केस 9 जो है एक तरीके से कण प्रौद्योगिकी है। पूछ रहा है कौन सा सही है। मुझे आप बताइएगा कि जो कैस्पियर केस 9 है, क्या ये कण भौतिकी के रूप में जाना जाता है? क्या इसको आप कण भौतिकी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं या नहीं? मुझे बस ये बताइएगा। तो आप कहोगे जी नहीं। कैस्पियर केस 9 जो है एक तरीके से इंजीनियरिंग के रूप में काम करती है, और ये टेक्नोलॉजी है जिससे आप जीन मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आनुवंशिक बीमारियों का ये एक सीजर कैंची की तरह काम करता है। तो आप देखोगे तीसरा इसमें गलत है, और जैसे ही तीसरा गलत है तो डी गलत हो गया, सी गलत हो गया और ए गलत हो गया। ये जो वेल प्रयोग का है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नहीं होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाँ बिल्कुल, ये क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी को
बढ़ावा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट ठीक है सर। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोटा ताजी तगड़ा क्वेश्चन अभी दिखाएंगे आपको 66वां। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और उसको बड़ा एंजॉय आता है ऐसे क्वेश्चन पूछने। देखिए सर 65वां क्वेश्चन क्या है 65। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, जिसको बोलते हैं कार्बन फोर्टिगेशन फर्टिलाइजेशन, को सर्वोत्तम वर्णित करता है। कार्बन निषेचन का मतलब आप जानते हो, जिससे हम कार्बन को वहां पर शक कर दें, उस क्षेत्र में ला दें। देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। बी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के फलस्वरूप महासागरों में बढ़ी हुई अम्लता। डी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। देखो यहाँ पर तो एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। अब एक शब्द आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, ठीक है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है अगर आप उसको पढ़ लें, ये कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादपों में वृद्धि। बिल्कुल सर, आप देखोगे पादपों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस सोयल में कार्बन की मात्रा कम होती है तो वहां पर आपको पादपों में वृद्धि कम मिलती है, प्लांट्स आपको वहां पर कम ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए उन क्षेत्रों में जैसे मरुस्थल डिजर्ट वाला जो रीजन होता है वहाँ पर झाड़ी होती है, ऐसे वृक्ष उत्पत्ति होती है, वहाँ पर पैदा होते हैं, ठीक है, उगते हैं, जो वो कीट पतंगों को खाते हैं और उसमें से अपना भोजन बनाते हैं और वहाँ पर कार्बन की, ठीक है, होता है कि नहीं, नाइट्रोजन की भरपूर्ति पूरी करते हैं। तो इससे कार्बन से क्या होता है, पादपों में वृद्धि हो जाती है, इसमें कोई दराग्रह नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए 66वां क्वेश्चन, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब बच्चा इसको पढ़ते रहे पागल सा हो जाए बच्चा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आइए इस पर ही हम देखते हैं क्या पूछा आपसे। देखिए आराम से पढ़ेंगे, देखिएगा सर। 66वां क्वेश्चन। जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी से पानी के स्तर का भी संकेत निकलने का संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकालते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामान की पूर्ति के लिए क्रियादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं तो सभी, किसकी बात कर रहे हैं, तो सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आपको कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपको कार्यालय में संदेश भेज देती है। इन अभिभूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है। मतलब आपसे पूछा है कि ये चर्चा किसके बारे में की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए है, आप देखोगे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बी इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, सी इंटरनेट्स ऑफ प्रोटोकॉल, डी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में इसकी चर्चा की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस तरीके से, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो चीज़ें चलती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कभी कभी घातक भी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। देखिए सर क्या कह रहा है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा ऐसे सही है, ठीक है। किससे पूछा है, सौर ऊर्जा, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भाई मेरे, सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर होता है और जो सौर ऊर्जा के पैनल होते हैं, देखें कि नहीं, सौर ऊर्जा के पैनल हम कहाँ से लाते हैं, चाइना से। ध्यान में रहना, हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा तो दे रहे हैं लेकिन हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है चाइना से, ध्यान रखना, ठीक है। ये घाटे का व्यापार बढ़ जाता है। तो ये पहला वाला क्या है, गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लें, पहला तो गलत हो गया। दूसरा है सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। नहीं भाई नहीं, ये गलत है कि इसका जो शुल्क का निर्धारण होगा ये इसके द्वारा होगा। नहीं, आपकी कोस्ट क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। दोनों इसमें गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो करेक्ट राइट आंसर होगा वो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना तो एक और ना ही दो। इसका आप देखोगे सही आंसर है डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, 68वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ जिसको स्टेम्पल कमोडिटीज क्या थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। मतलब जब भारत में औपनिवेशिक शासन काल था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करती थी, तो किन वस्तुओं का वो निर्यात करते थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपरिकृष्ट कपास, तिलहन और अफीम, बी चीनी, नमक, जस्ता, सीसा, सी तांबा, चांदी, सोना, मसाले, चाय, डी कपास, रेशम, शोरा, अफीम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 68 का डी, क्योंकि भारत से कपास, रेशम, शोरा और अफीम बहुत अधिक मात्रा में आप देखोगे निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट होता था। परंतु भारत में इंपोर्ट, जैसे आप देखोगे सीसा था, गोल्ड था, चांदी था, इन सब का होता था। जो तिलहन है, अफीम का इतना नहीं होता था, वो चाइना से ज़्यादा होता था, परंतु कुछ भाग आप देखोगे होता था। कपास, रेशम, शोरा, कपास और रेशम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। क्या कह रहे हैं सर 69 में, आइए उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये क्यों हुआ था, ये 3/20 भाग पर आप देखोगे, ये 3 कठिया कानून थे वहाँ पर। नील की खेती क्या थी सर, नील की खेती से तंग आ चुके थे लोग, उनको 3/20 भाग पर नील के उत्पादन करना अनिवार्य था, मैंडेटरी था। नहीं करते थे तो उन पे पिटाई फिरती थी, उनको डांटा जाता था, उनको सजा मिलती थी। चलिए अब मैंने आपको बता दिया है, आंसर देख लेते हैं क्या है। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिक वक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, क्या ये बात की बात करता है। बी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी, क्या इसमें दलितों की बात की गई है, आदिवासियों की बात की गई है। सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। डी रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। नहीं तो इसमें वाणिज्यिक फसलों की भारी गिरावट थी, इसमें था कि जो किसान थे उनका असंतोष सम्मिलित होना ही चंपारण सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, जो मैंने आपको बता दिया 1917। आइए इसका आंसर है सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें नाम दिए हुए। ऑप्शन ए है बी कृष्ण पिल्लई, ई एम एस नंबूदी रिपाद और के सी जॉर्ज, बी जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय, सी पी सी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरे शिलोंगम पुतुलू, डी है अशोक मेहता, टी एस रामा अनुजम और जी जी मेहता। आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है, आप भी बता सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके आसानी से बताइएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। राइट आंसर है, आप देखोगे जो हिंदू मजदूर सभा की स्थापना करी थी, तो इसमें अशोक मेहता और टी एस रामा अनुजम, उसके साथ साथ जी जी मेहता के द्वारा इसमें की गई थी। तो ठीक है, इनको सबको ध्यान में रखना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे में ही स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो कोई इतना ईजी क्वेश्चन पूछ लिया, हार्ड क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। किससे पूछ रहे हैं, जो स्थानकवासी थे ये संबंध किससे है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है बौद्ध मत से, बी जैन मत से,
सी वैष्णव मत से, या फिर डी शैव मत से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, ये जैन मत से क्या है संबंधित रखे गए हैं स्थानकवासी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्थान पर वास करते थे। क्या करते थे? स्थान पर वास करते थे। आज आपने देखा होगा जैनिज्म कई जगह, जैसे गुजरात में आपको बहुत जैनी मिलेंगे। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में आपको बहुत जैनी मिलेंगे, लगभग 12 जैनियों का वहीं पर आपको है, ठीक है, जो सैद्धांतिक रूप से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72वां देखिएगा सर। तो मैं एक और बात बता दूं आपको, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को बड़े अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष प्रतिवर्ष दोनों में, चाहे वो यूपीएससी हो और यूपीएससी से संबंधित अन्य कोई एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम कराती है, और उसके साथ साथ पीसीएस हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा बनता है, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है, एंसेंट से। आइए क्वेश्चन नंबर 72वां देखते हैं क्या है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, ये आपको बताना है। और इसमें भी क्या पूछ रहे हैं? सही। पहला है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानखा के निर्माण में सफेद संगमरमर प्रयोग सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। संगमरमर पत्थर आपने देखा होगा व्हाइट, जैसे ताजमहल है, तो क्या उसमें हुआ है? दूसरा स्टेटमेंट है, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूबी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। जरा आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका फतेहपुर सीकरी का, ये भारत का सबसे ऊंचा गेट है और दुनिया का सबसे ऊंचा गेट भी कहा जाता है फतेहपुर सीकरी का, ठीक है। पहली बात तो इसमें कहीं भी संगमरमर पत्थर नहीं, थोड़ा सा है लगा हुआ हल्का सा गेट पे, लेकिन लाल बलुआ पत्थर है। दूसरा, जो बड़ा इमामबाड़ा है, इसको तो मैं देखा था, मैंने खुद देखा था, बड़ा इमामबाड़ा मैं गया था लखनऊ, रूबी दरवाजा भी देखा था। तो सर लाल बलुआ पत्थर तो है, गारे से बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखोगे इसमें कहीं भी संगमरमर पत्थर नहीं है। थोड़ी बहुत लगा हुआ है, बहुत थोड़ा बहुत ना के बराबर, लेकिन आप जैसे ताजमहल है ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें दोनों बातें गलत हैं, और गलत कहाँ पर है? ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि सही पूछा है और सही आप देखोगे कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर है 73वां, क्या कहता है देखिए। 73वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत चर्चा की है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसवा वॉर्नियर, बी है जया वेस्टिस टेवर्नियर, सी है जया दा थेवनो, डी है एवो वार्थेलेमी कारे। राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप देखोगे इसी ने, जो जया वेस्टिस आपका टेवरियर था, इसी ने ही भारत में हीरो की बात कही थी, हीरो की खदानों की बात कही थी, ठीक है। जो आपको महानदी की आप बात कर लेते हैं, जिसमें आप दामोदर नदी की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो वो रीज़न है जहाँ पर आप देखोगे ये देखने के लिए मिलता है, हीरो की बातें आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या है। 74वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो कि संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे? मतलब ये कह रहे हैं कि अभी जो आएंगे बुद्ध, जो पैदा होंगे, जो जन्म लेंगे इस पृथ्वी पे, जो संसार की रक्षा करेंगे, क्योंकि आज इतना अंधकार हो रहा है, तो कौन से? ऑप्शन नंबर ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, या फिर डी पदम पाणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? मैत्रेय की बात है, माना जाता है बुद्धिज्म में। और ये अवतारवाद की जो चर्चा है, अवतार है, बुद्धिज्म की दो शाखाएं हैं, एक है आपकी हीनयान और एक है आपकी महायान, दो शाखाएं हैं। जो हीनयान है ये बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में, ऐसे सोशल रिफॉर्मर आप कहोगे, समाज सुधारक के रूप में देखती हैं, और जबकि जो महायान है ये इनको गॉड के रूप में, ईश्वर के रूप में, और ये मूर्ति पूजा भी करते हैं महायान वाले, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और यही क्या कहते हैं, जो भावी बुद्ध हैं वो आएंगे मैत्रेय के रूप में, ठीक है। जो महायान इनकी शाखा है, ये इनके अवतारवाद की चर्चा करती है और मूर्ति पूजा को उल्लेखित करती है, ठीक है। जैसे जैनिज्म में आप देखोगे दिगंबर और श्वेतांबर है, वैसे ही बुद्धिज्म में भी हीनयान महायान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 75 75 क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि
मैंने अभी इसकी चर्चा की थी, जो अभी मैंने क्विक की क्लास ली थी बच्चों की, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू। आपने भी नहीं देखा, देख लीजिएगा, वो क्लास बहुत ही उपयोगी है सर, क्योंकि यूपी पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वर्डन है। तो सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन लागू नहीं होता है? ठीक है, अब देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो था। बी, भारत को नेपोलियन खतरे से सुरक्षित रखना, ये इसका बड़ा उद्देश्य था। सी, कंपनी के लिए एक नियमित आय का प्रबंधन करना। डी, भारतीय रियायतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। जो इसका मूलभूत उद्देश्य नहीं था वो था, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन नहीं करना था, बल्कि जो भारतीय रजवाड़े थे, प्रांत थे, उनको क्या करना था, उन पे एक अपनी सेना को थोपना था, नेपोलियन के खतरे को सुरक्षित करना था, उसके साथ साथ जो भारतीय रियासत थी उनके ऊपर ब्रिटिश की सत्ता को स्थापित करना, और आंतरिक व बाहरी अगर वो व्यापार करते हैं या संबंध स्थापित करते हैं तो उस स्थिति में अगर वो बनाए तो वहाँ पर हमसे पूछ लें। और जो सेना होती थी उसका वहन और खर्चा कौन उठाएगा? प्रांत उठाएगा, जो राज्य है वो उठाएगा। ठीक है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 76। देखिए सर, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्यों लाई गई और कब लाई गई? ऑप्शन नंबर ए, देखो इसमें 3 स्टेटमेंट है और सही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सही आपसे पूछ रहा है कि सही बता दो। पहला है 1853 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा है प्रत्यविद और अलगावविद विवाद। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। आप देखोगे स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर तीनों है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का इन तीनों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परंतु स्टार्ट जो हुआ था वो 1813 के चार्टर एक्ट से ही हुआ था, जिसमें आप देखोगे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए आप देखोगे खर्च करेगी कौन? व्यापारिक कंपनी, भारतीय एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के लिए थी। जो यहाँ पर अंग्रेज आते थे उनको शिक्षित कराया जाता था, भारतीय भाषा को, भारतीय कल्चर को उनको सिखाया जाता था, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और कठोर और सतर्क बनाया जा सके। इसका आंसर है डी, तीनों बातें ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? मतलब आर्टिफिशियल, जिसको हम कहते हैं जो आपसे ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, नेचर ने नहीं बनाई है। ऑप्शन नंबर ए है कोडाई कनाल तमिलनाडु, बी कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, सी नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर आप देखोगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में, ये कृत्रिम झील है। और जो आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू आप देखोगे झील है, ये कोल्लेरू जो झील है ये 2 राज्यों में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, और कृष्णा नदी के आसपास में है ये बनी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। ठीक है, और रेणुका हिमाचल प्रदेश। आइए, ए आंसर हो जाएगा इसका कृत्रिम झील कोडाई कनाल। 78 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है देखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं, और पहला स्टेटमेंट क्या है, और देखिए सही आपसे पूछा है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है, कौशल विकास योजना। श्रम मंत्रालय नहीं है, इसके लिए अलग से 2015 में ही सर आप देखोगे स्किल मिनिस्टर बनाया गया, स्किल मिनिस्टर, कौशल विकास विभाग बनाया गया है। ठीक है, स्किल मिनिस्ट्री है। दूसरा स्टेटमेंट है यह एक अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। तीसरा स्टेटमेंट है यह देश के विनियमित कार्यालय की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, नेशनल आप देखोगे स्किल क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। 78 का आप देखोगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला गलत है, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसी की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत है, जहाँ पहला उसको कट कर दीजिए, तो डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, दोनों बातें ठीक है, मतलब दूसरा और तीसरा ठीक है, तो राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर है 79। अब आप कहोगे सर अब तो बड़ा हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है। जी हाँ, ऐसे ही करता है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन को देख करके घर गए टकरा के, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा कर लिया था? स्वराज सभा कर लिया था। ऑप्शन नंबर है ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने ही स्वराज सभा अपना स्थान बदल लिया था। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80 मतलब 80वां क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? अब देखो ये आप कब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब आपको डेट पता हो। ठीक है, यहाँ पर देखो फैक्ट की जरूरत आपको पड़ रही है, यहाँ पर आप बिना फैक्ट के नहीं जा सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना। आपको पता होना चाहिए ये 1873 में कब की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 72-73 में की गई थी। कब? बी है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन। सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये ठीक है, बिल्कुल प्रथम भारतीय थे, लेकिन ये बताओ पहले कौन सा हुआ था? ये तो सबको पता है। सबसे पहले आप देखोगे दीनबंधु जो नील दर्पण लेख था, ये इन सब में सबसे पहले चलाया गया था। ये जो सत्येंद्र टैगोर थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये तो 1900 के बाद में आए थे। ठीक है, उसके साथ साथ जो स्वामी दयानंद सरस्वती 1873 के आसपास में था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ जो था, ये भी बाद में आया था। लेकिन जो दीनबंधु था, ठीक है, जो नील दर्पण था, इसमें खास तौर पर आप देखोगे ट्राइब्स की चर्चा की गई थी, और इसलिए जनजातियों के, और इसमें कल्चर के, एग्रीकल्चर की बात की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पहले था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81वां। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन कार्य के संभावित परिणाम हो सकता है या सकते हैं? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर खनन उत्खनन करते हैं, तो उसके संभावित नदियों में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया? इसका आप देखोगे क्वेश्चन पूछने का रीज़न था, आपने एक चंबल नदी का नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं? भारत में सबसे ज़्यादा इसमें होता है खनन उत्खनन, और कैसा? इल्लीगल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। इसमें पहला है नदी की लवणता में कमी, दूसरा है भूमजल का प्रदूषण, ये तो सर होगा ही होगा। भूमजल स्तर नीचे चला जाना, ये भी होगा। अब देखो ये कह रहे हैं लवणता में कमी। क्या सर लवणता में कमी होगा? और ये पूछ रहे हैं, सही आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जब आप खनन उत्खनन करते हैं ना महोदय, तो वहाँ पर सैलिनिटी में वृद्धि हो जाती है, ना कि कमी होती है। ठीक है, और जहाँ एक है उसको कट कर दीजिए, तो डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा, आंसर इसका बी होगा। केवल पहला आपको पता हो कि इससे लवणता में वृद्धि होगी या कमी, आंसर निकाल सकते थे एलिमेंट मेथड से। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे भूमजल प्रदूषण बढ़ता है और जल स्तर नीचे चला जाता है, और वहाँ का जो एक्वाकल्चर है वो प्रभावित होता है। जो आप देखोगे जलीय जीव होते हैं वो प्रभावित होते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम पूरा बुरी तरीके से प्रभावित होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 82वां क्वेश्चन क्या है? 82वां क्वेश्चन कहता है आपसे, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब एग्रीकल्चर जो सोयल है, मिट्टी है, उसकी बात कर रहे हैं। 3 स्टेटमेंट है और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या है। पहला है मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। दूसरा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। यार देखो, सोयल की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो दूसरा तो गलत हो गया। क्या हो गया? दूसरा इसमें आपका गलत हो गया। तीसरा है कि कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीय भवन में योगदान कर सकती है। ये बात ठीक है, पहला वाला पढ़ लेते हैं। दूसरा देखिए, पहले दूसरा गलत है ना, तो डी आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है, तो बी है, या फिर आंसर इसका ठीक है सी है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। कम नहीं करता है, ये बढ़ा देता है। और ये कह रहे हैं कम करता है।
तो पहला दूसरा गलत है और यहाँ पर पहला गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल इसमें तीसरा स्टेटमेंट सही है कि कुछ शताब्दी के लिए सिंचाई की कुछ भूमि यो में क्या करता है, लवणीय भवन में योगदान कर देता है। ये बात एकदम ठीक है, जो कृषि मृदाओं में, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे 83वां क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये 83वें क्वेश्चन में, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी मतलब PAGI जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, अभिभूत हुई है। क्या हुई है, अभिभूत हुई है। अब देखिए इसकी बात कर ले। ऑप्शन नंबर ए में आप देखोगे जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इस बात को रखा गया था। बी, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। सी, पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। डी, नई दिल्ली में आप देखोगे 2016 के विश्व धारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। अगर हम 83 की बात कर लें तो आप इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर अवश्य बताइए, लेकिन मैं तो बताना पड़ेगा मेरे को, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको आंसर बताऊं, लेकिन आप वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में आप देखोगे 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ और ये संधारणीय विकास आगे पूर्ण रूप से आ गए थे पेरिस क्लाइमेट डील में। ठीक है, कब आए थे, पेरिस क्लाइमेट डील में 2015 में पूर्ण रूप से इनको फिर लागू कर दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 3D के बारे में पूछ रहा है, 3D डायमेंशन से। 3D पिक्चर अब आजकल यही चल रही है ज़्यादातर। 3D मुद्रा, 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है। अब इसका कहाँ कहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और पूछे सही। मैंने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अपना फंडा है, इसमें लगभग 95% जो है इसके सभी स्टेटमेंट सही होते हैं। 5% स्टेटमेंट आप देखोगे इसके रोंग होते हैं। बस आपको ये माइंडसेट से क्वेश्चन लगाना है। देखिए आइए 3D मुद्रण पे पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। मिष्ठान की विभिन्न चीज़ों बनाने में आप करेंगे हाँ। जैव इलेक्ट्रॉनिक्स कण के निर्माण में बिल्कुल। ऑटोमेटिव उद्योग में बिल्कुल। पुनः निर्माणकारी शल्यकर्म में बिल्कुल। दंत में इसको बोलते हैं डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में, ये भी बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। सारी बातें इसमें क्या है, ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप 3D मुद्रण का इन सब में क्या है इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि 95% सही होते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं 2015 से और यूपीपीसीएस की यूपीएससी के जो मैंने पेपर आपके साथ सोल्व कर रहा हूँ उसका जो ट्रेड एनालिसिस है वो मेरे माइंड में, और मेरे माइंड में तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैंने इसको बहुत बार रिवाइज किया है, बहुत बार चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि जब भी मैं आता हूँ पहले उसको एक बार अच्छे से मगअप करता हूँ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि टीचर की ये लाइबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छे से अच्छे कंठस्थ चीज़ें दे। उपयुक्त कथनों पे से कौन सा कथन सही है या है, देखिए सर। वेरेनद्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है, ये एक आप देखोगे ज्वालामुखी है, भारत में है, ठीक है, और एक तरीके से ये सक्रिय ज्वालामुखी में से एक मानी जाती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक और है सर नारकोंडम, वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, उसको सुसुप्त बोलते हैं, कभी कभी उसको डेड नहीं है, कभी कभी हो जाता है उसमें विस्फोट। तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, बैरनद्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व स्थित है। कहाँ पर, पूर्व में स्थित है, तो ये गलत है। 140 किलोमीटर नहीं है, पूर्व में स्थित, उत्तर पूर्व में है। किसके, अंडमान के हैं, ये कह रहे हैं निकोबार के, ये निकोबार के नहीं है सर, पहली बात तो अंडमान के हैं। किसके हैं, अंडमान के, तो इसलिए ये गलत था, ठीक है। तो पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत हो गया, जहाँ दो है उसको कट करो पहले, ये गलत, पहला वाला सही है तो ये तो गलत हो जाएगा। आइए तीसरा पढ़ लेते हैं। पिछली बार वेरेनद्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और अब से यह निष्क्रिय बना हुआ। अरे भाई, ये एक तरीके से सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें से लगातार आप देखोगे जो मैग्मा है बाहर आता रहता है, ठीक है,
जो मैग्मा है बाहर आता रहता है, उसमें लावा और मैग्मा में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सही पूछा है, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, ये एक सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है भारत का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 86। आइए देख लें 86 क्या कहता है। ये कहता है प्रोशेफिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है। अब देखिए, प्रोशेफिस जूलीफ्लोरा नामक पादप क्यों समाचारों में उल्लेखित रहा था, करंट पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। आइए, ए है इसके सार, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधनीय सामग्रियों में उपयोग होता है। बी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। सी, इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखोगे 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ये उगता है वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको ये कम करने लगता है। और ये क्यों पूछा गया था, अगर आप एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखें, ये है इंडिया का मानचित्र, ये है भारत का मैप, और यहीं पर है आपका श्रीलंका। यहाँ पर है, आप देखोगे पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, मन्नार की खाड़ी। तो इसी रीजन में जो एक सेंसिटिव जोन है ये आपका देखोगे तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिला प्रोशोफिस जूलीफ्लोरा, और इसने वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, वाटर जो डाइवर्सिटी है उसको क्या कर दिया, इसने कम करने का प्रयास किया, तो इसलिए चर्चाओं में रहा था। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये करंट पे बेस्ड था जो कि आप पढ़ते हैं अवेयरनेस, और उसके लिए हमने 500 प्लस एमसीक्यू लेकर ये आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 87वां क्वेश्चन देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे हैं क्या, सही। यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस में यह अंतर है कि यूपीएससी हमेशा पॉजिटिवली पूछता है, सही बताओ। पीसीएस ज़्यादातर पूछता है सही नहीं बताओ। ठीक है, तो ये यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं उनको थोड़ा सा वहाँ पर क्वेश्चन सही करते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, सही पूछा है गलत, मिस्टेक कर देते हैं, तो वहाँ पर उनके अनक्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय महासागरों में मिलती हैं। देखिए सर, ये बात एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। ये भी बात ठीक है। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का संपोषण करती हैं। ऐसा नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जिनको सदाबहार वन कहते हैं, उनमें ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और जहाँ 3 है वो गलत हो जाएगा। तो 3 बी में है, सी में है और डी में है। राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके, ये अर्थ है सर, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ आप देखोगे मैक्रोन है। ये कैप्रोन है, ये कैप्रोन है, मकर रेखा और कर्क रेखा। ये जो रीजन है ना यहाँ, इसी रीजन में आपको प्रवाल भित्ति मिलेगी। इसी रीजन में मिलती है, इन क्षेत्र में भी, लेकिन वो बहुत ब्लैक है या फिर बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये क्षेत्र वो है जहाँ पर आपको बहुत अधिक मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, समय ना गवाते हुए 88वां क्वेश्चन है, 88वां क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 88वें क्वेश्चन में, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रतिवर्तित की गई है। ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पहल, जिसको बोलते हैं UNFCCC। बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है UNFCCC सचिवालय द्वारा। डी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो 88वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, क्योंकि UNFCCC के द्वारा ही आप देखोगे मोमेंटम फॉर चेंज जो क्लाइमेट न्यूट्रल जो नाउ था, ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट्स क्लियर या नो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 89। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जब औपनिवेशिक शासन काल था
तो उस समय जो शिक्षण संस्थान थे उनकी ये आपसे बात कर रहा है। संस्थान पूछ रहा है और संस्थापक पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कौन से सुमेलित हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा है सर। सुमेलित आपको बताना है। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। गलत, जहाँ एक है वो कट हो जाएगा, तो सी गलत, ए गलत। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। राइट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अर्थ विलेज ने की थी। गलत। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें तीसरा भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा जो था, अभी मैंने इसका देखो ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 90 मतलब 90। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित होते हैं। देश पूछा है, आइए देख लेते हैं। और सही सुमेलित पूछा आपसे। ये पूछ रहे हैं आपसे, एक स्टेटमेंट में है कैटालोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी। अच्छा, क्रीमिया आपको पता है कहाँ है और हंगरी आपको पता है कहाँ है। ठीक है, मिडानाओ फिलीपींस, ओरोमिया नाइजीरिया। देखो सर ये क्या है, ये मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैपिंग मैंने करंट अफेयर की साथ में यूट्यूब पर पहली बार किसी ने नहीं करवाई आज तक। मैंने करंट अफेयर के आधार पर मैपिंग करवाई है। आपने नहीं देखा उसको देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें एक मैंडेटरी है, जब आप उस मैपिंग की क्लास को देखेंगे तो आपके पास में या तो एक आपके रूम में होना चाहिए पाई चार्ट, सबके होता है जो मैप होता है फिजिकल और पॉलिटिकल, और उसके साथ साथ आपके पास में एटलस हो तो और भी मस्त है, और भी बढ़िया है, ताकि आप क्लास को उसको देखें और एटलस में थोड़ा सा अपने स्तर पर भी थोड़ा वर्क कर लें और बस रिवाइज कर दें, बात खत्म। वहाँ पर मैंने ये भी बताया नोट्स भी कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, बहुत कुछ देता है आपको एजुकेशन बाहर निःशुल्क में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। ठीक है, सुमेलित पूछा है आपसे, तो देखते हैं कौन कौन से इसमें सुमेलित हैं। ठीक है, पहला वाला आप देखोगे जो कैटालोनिया पड़ता है ये स्पेन में ही पड़ता है, ये बात ठीक है। वहीं अगर हम देखें क्रीमिया ये हंगरी में नहीं पड़ता है, ये बात आपकी गलत है। मिंडानाओ ये फिलीपींस में पड़ता है और ओरोमिया नाइजीरिया में नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर आप देखोगे 1 और 3 सही है। जहाँ पर आपका 2 है उसको कट करिए पहले, और 4 वाले को कट करिए। 4 इसमें है, 4 इसमें है, 2 इसमें है, बचा आपका सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आप देखोगे इसका राइट आंसर सी है। 1 और 3 इसमें ठीक है कि कैटालोनिया स्पेन में पड़ता है और जो आपका मिंडानाओ है ये आपका फिलीपींस में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट है और पूछा है घटनाओं का सही काला अनुक्रम बताना है। ये भी आपसे डिमांड कर रहा है कि सर थोड़ा फैक्ट तो पता होना चाहिए और हिस्ट्री में पता होना चाहिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा है भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। कब रखा गया था, ये 1955 में। ठीक है, कब रखा गया था स्टूडेंट्स, 1955 में ये नाम परिवर्तित करके रखा गया था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह है राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र आप देखोगे भारत का अंग बना 1987 में, इसको एक राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, अब आइए मिला लेते हैं, इसके मैचिंग की बात की जा रही है, इसके मैचिंग को आपको करना है। तो पहले आप देखोगे इनमें सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, एक एक नंबरिंग कर लेते हैं। पहले नंबर पर आता है ये। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आता है, तीसरा। दूसरे नंबर पर आता है दूसरा। तीसरे नंबर पर आता है पहला। और चौथे नंबर पर आता है आपका पांचवा, चौथा, सॉरी पांचवा नहीं है, चौथा। ठीक है, चौथा आता है चौथे नंबर पर। तो देख लीजिएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। घटनाओं का सही क्रम आपसे पूछा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका 92वां क्वेश्चन क्या है। 92वां क्वेश्चन कहता है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही या फिर समुचित ढंग से आर्थिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है, किससे पूछ रहा है, निजता के अधिकार की, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, ऐसी बता दी मैंने यार। चलिए ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14
एवं संविधान के 42वें संशोधन के उपबंध रखा गया है। बी, संविधान के अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति। सी, संविधान के अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। डी, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं मेरे साथ, तो एक सीरीज मैंने चलाई है, पॉलिटी रिवाइज करंट अफेयर बेस, पॉलिटी एमसीक्यू बेस रिवीजन। ठीक है, पॉलिटी का रिवीजन है एमसीक्यू बेस, और सारे के सारे एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं एकदम सीक्वेंस में एमसीक्यू मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको एक हिंट्स पता हो आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ये कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की। ठीक है सर, की थी, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन क्या पूछा है, एमएसपी पूछा आपसे। जिसने एमएसपी पढ़ा है, 22+1 फसल पड़ी है, जिसमें दलहन तिलहन और फसल की बात की गई है, और कोपरा जूट वगैरह फसलें, बस 23 फसलें, 23 में गन्ना है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कौन कौन सी शामिल है। आइए उसी पर मेरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करते हैं। 2018 में पूछा गया। ठीक है, 18 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। पहला है सुपारी। क्या है, सुपारी नहीं है सर, एमएसपी में नहीं है। जो है सर। क्या तिल है सर। हल्दी है, नहीं है। देखिए एलिमेंट मेथड यूज करूंगा मैं इसमें। क्या करूंगा, एलिमेंट मेथड। जहां पर 7 है पहले उसको कट करिए। 7 आपको कहां कहां पर मिल रहा है, 7 आपको मिल रहा है डी में और ए में। क्लियर। अब देखिए पहला वाला, देखिएगा पहला वाला क्या है, सुपारी की बात की गई। किसकी बात कर रहे हैं, सुपारी की बात। सुपारी नहीं है सर एमएसपी में शामिल। अब सुपारी देखिए एक कहां कहां पर है उसको देखिएगा। तो जैसे ही आपको देखा सुपारी, डी गलत, सी गलत और ए गलत, बचा कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एलिमेंट मेथड। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें दूसरा चौथा पांचवा छठा, कौन सा सर, दूसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब कि जो है, रागी है, मूंगफली है, तिल है, कॉफ़ी नहीं है, चाय नहीं है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 4 5 6। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिलता है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा है सर, आइए उस पर देख लेते हैं। पखुई के बारे में पूछा है। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है मेघालय और डी है नागालैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में पखुई आपको क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए नोक रेख है मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में किबुल लामजाओ, ऐसे कूदने फांदने वाला जो हिरण मिलता है आपको, डंकी मंकी संकी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95वां क्वेश्चन है। देखिए सर, कभी कभी मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज कर देता हूँ, जैसे मैंने यार बोल दिया था एक में, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। बट आप देखिए मेरे मित्र भी हैं, जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई बहन हैं सारे के सारे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यार, मतलब जिनको मैं पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, जो एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के इस परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, तो इसलिए उनको यार बोल देता हूँ। खैर चलिए 95वां क्वेश्चन है, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपको देखा होगा GSLV, SSLV, PSLV, अभी चर्चाओं में कौन सा है, SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चड व्हीकल, ये चर्चाओं में है। इसमें 3 स्टेज होते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये तो नहीं है कितने स्टेज होते हैं, लेकिन मैं आपको MCQ सोल्व करवा रहा हूँ, तो उस पर मैं फोकस करता हूँ, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाती है और मेरा मन नहीं मानता है, लेकिन मुझे क्लास पर फोकस करना। आइए PSLV में वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो कि पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटर में उपयोगी, जबकि GSLV का मुख्य संचार उपग्रहों का प्रमोशन करने के लिए एक अभिकल्पित किया गया है। दूसरा है PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थित आपको देखोगे स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं,
जैसा कि पृथ्वी के एक अपशिष्ट स्थान में से देखा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है GSLV MK3 एक 4 स्टेज वाला, GSLV 4 स्टेज वाला नहीं है, 3 वाला है। अब मुझसे नहीं रुका जा रहा है स्टूडेंट्स। ये है ऐसे, यह आपका सॉलिड, यह आपका सॉलिड, यह है लिक्विड, और यहाँ पर है CR बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, ऐसे 3। तो ये तो आपका गलत है। GSLV आप देखोगे MK3 एक 4 स्टेज वाला आप देखोगे प्रक्षेपण प्रमोशन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय ठोस रॉकेट मोनिटरों तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट का प्रयोग होता है। जहाँ तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कहाँ कहाँ पर है उसको देख लेंगे। तीसरा आपका D में है और तीसरा आपका B में। क्या इसमें पहला और दूसरा आपका ठीक हो जाता है, जरा आप उसको भी बताइए सर। फिर देखिए, जो दूसरा वाला है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, दूसरा कहता है आपसे कि जो PSLV है उसके द्वारा प्रमोशित जो उपग्रह होते हैं आकाश में एक ही स्थिति में स्थिर रहते हुए प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक अवशिष्ट स्थान से देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, ये एक स्थिति पर नहीं रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक स्थिति पर आप देखोगे नहीं रहते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है आप देखोगे बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, देखिए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है सही। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। देखो, जब आपसे कंटिन्यू पूछ ले, लगातार पूछ ले, तो वहां पर थोड़े से अलर्ट हो जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। ये तो बिल्कुल ठीक है कि उनका विलय किया गया है, ताकि उसको आप देखोगे एसिड से उसको रोका जा सके कि उस पर NPA ना बने। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया। पहली वाली बात क्या है, गलत है, और दूसरी वाली ठीक है। तो पहला जहाँ है वो गलत हो जाएगा, मतलब A और C गलत है, और B इसका ठीक है, और D इसका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है, पहला गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदों पर विचार कीजिए। ठीक है, और पूछ रहे हैं उपयुक्त मंदों में से कौन सी GST वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त करती है, GST से बाहर रखी गई। अभी भी सर बैडी हॉट टॉपिक है GST, तो इसको एक बार सही से पढ़ लीजिएगा। GST काउंसिल वगैरह, GST क्या होती है, कौन कौन सी इसके अंदर शामिल की गई हैं, CGST क्या है, IGST क्या है, SGST क्या है। ठीक है, तो इनको पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मंदों पर विचार कीजिए। उपयुक्त मंदों में से कौन सा ऐसे GST वस्तु एवं सेवा कर की छूट प्राप्त है या है। पहला है छिलका उतरे हुए अनाज, दूसरा है मुर्गी के अंडे पके हुए, तीसरा है संसाधित और डिब्बाबंद मछली, डिब्बाबंद, चौथा है विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आप देखोगे इसके बाहर रखा गया है। तीसरा गलत है, जहाँ तीसरा उसको गलत कीजिएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जबकि आप देखोगे मुर्गी के पकाए हुए अंडे और छिलका उतरे हुए अनाज जो हैं, ये GST से बाहर रखे गए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, इसमें तीसरा वाला गलत है सर। डिब्बा है ना, पैक किया है, उसको फूड प्रोसेसिंग बनाया है, अब वो मार्केट में जाएगा तो उसकी एक वैल्यू होगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। केवल इसमें 1, 2 और 4 क्या है, GST से आप देखोगे बाहर रखे गए हैं। एक और बता दूं, जो खुली हुई वस्तु होती है, कैसी खुली वस्तु अगर आप बेचते हैं तो GST से क्या है, उसको भी बाहर रखा गया है। और यदि डिब्बे में कोई पैक है, कोई पैक्ड है, तो उस पर GST लगेगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। निम्नलिखित मंदों पर विचार, कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है सही कौन सा है। संकटपूर्ण वन्यजीव आप देखोगे पर्यावास क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में संविष्ट है। दूसरा है भारत में पहली बार बेगा जनजाति को पर्यावास मतलब हैबिटेट का अधिकार दिया गया। तीसरा है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किसी
भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर एक अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। पूछ रहा है कौन सा सही है, आइए देखते हैं कौन सा सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। उसके साथ साथ आप देखोगे दूसरे में कहा गया है केवल 2 और 3 सही है। तीसरा है सी, मतलब केवल 3 ठीक है। डी 1, 2 और 3 ठीक है। करेक्ट आंसर आप देखोगे केवल इसमें जो पहला दूसरा ठीक है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसके लिए स्वयं आप देखोगे जो ट्राइब्स मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है? ट्राइब मिनिस्ट्री है, ठीक है। ट्राइब जो मिनिस्ट्री है वो इसके लिए काम करती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, जहाँ 3 है वो गलत हो जाएगा, मतलब डी गलत, सी गलत, बी गलत। राइट आंसर क्या है? ए, ठीक है। एलिमेंट मेथड लगाइए, आंसर पाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? मतलब किससे आप रोग फैलते हुए देखते हैं? देखिए सर, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट पहला पक्षी, उड़ती हुई धूल, वर्षा, बहती हुई हवा। आप मुझे बताइए क्या पक्षियों से आपको रोग फैलता हुआ मिलता है? जी हाँ। जैसे चिमगादड़ है, उससे वायरस फैलते हैं, भूलिए कोविड चिमगादड़ से आया, चिमगादड़ से आया। उड़ती हुई धूल, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया से वायरस उड़ जाते हैं। वर्षा, हाँ, एसिड जब रेनफॉल होता है ना, तो तब आप देखोगे उससे बहुत ज़्यादा ऐसी क्षति होती है और मानव में कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। जो संगमरमर है, ठीक है, ऐसे पत्थर है, सोयल है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बहती हवा उससे भी, ठीक है। तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? पादप रोग फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, जो 100 क्वेश्चन था वो क्या है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जैविक कृषि, ठीक है, आइए देख लेते हैं। बायो एग्रीकल्चर, पहला स्टेटमेंट है, 3 देके रखें। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में निवेश के अधीन कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तीसरा है कि सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा वाला इसमें गलत है। आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। जहां आपका दूसरा गलत है उसको हटा दीजिए। आंसर निकल आया ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहे हैं ना कि अपेडा के तहत आता है। नहीं सर, अपेडा के तहत नहीं आता और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नहीं आता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी है। सिक्किम जो है ये भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है और इसके प्रोडक्ट, जैविक जो एग्रीकल्चर होती है, जैविक जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, इनके प्रोडक्ट बहुत महंगे बिकते हैं स्टूडेंट्स। ये कच्चा काम के लिए आता है, ठीक है। स्पेस फॉर रफ वर्क आप इसमें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितना हो सके एजुकेशन बायर सिविल सर्विस आपके इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लासेस में, तब तक के लिए मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और एजुकेशन बायर यूट्यूब चैनल की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।